चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जहां पर उसके फैक्टर्स और उसके ट्रेंड्स के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। आज आयनाइजेशन एनर्जी का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पे हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहला जो एप्लीकेशन आ रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का, दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी से हम लोग जनरली मेटालिक कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं, और उसको डिटरमाइन करने का तरीका क्या है या उसका इफेक्ट क्या है। आप ही जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होती है? मेटल्स की। तो मेटल जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्यों लूज करेगा? क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होती है? कम। और कम एनर्जी में ही वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो देखिए, जनरली फॉर मेटल्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, फॉर नॉन मेटल्स आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई। तो जनरल एक ट्रेंड देखा जाता है कि जो मेटल्स होते हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इसीलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है और इसीलिए वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं। रिलेशन देखें, मेटालिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जब हम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 कभी भी हम मेटल्स की बात करें, तो जैसे हम लोग ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आप जा रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो नीचे वाला एलिमेंट साइज में बड़ा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान मतलब एनर्जी क्या लगने वाली? कम। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और मेटल की टेंडेंसी यही होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जो बात बोली वही यहां पर अप्लाई होगी। देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, कम एनर्जी में लूज कर देगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटल की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज्यादा। अब ध्यान से देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना? जनरल ट्रेंड है, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मेटल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स की बात नहीं हो रही है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर मेटल्स के ग्रुप में जब हम बात करते हैं एस ब्लॉक वगैरह में जनरली, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ी, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। पर यह टेंडेंसी जो है, ठीक है ना, यह कब देखा जाता है? गैसियस स्टेट में। याद करें, आयनाइजेशन एनर्जी का जो फैक्टर काम करता है वो गैसियस स्टेट में काम करता है। एक खास बात यहां पर लिखी हुई है, यहां से ये अलग पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट फर्स्ट और ये अलग से पॉइंट है, ध्यान रखें। इन एक्वस स्टेट, जब भी गैसियस फॉर्म की बात आए तो आप आईई से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन जैसे ही एक्वस फॉर्म आ जाए तो एक्वस फॉर्म में आईई काम में नहीं आएगा। कौन काम में आएगा? ईसीएस। ईसीएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम इसे आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा, सपोज ग्रुप 1 दिया और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम आपको दिया गया, ठीक है। अब पूछा ये सारे कौन से फॉर्म में दे रखे हैं? गैसियस फॉर्म में। और गैसियस फॉर्म में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है या रिडक्टेंट वो होता है जिसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो इनमें से जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी हुआ वो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अभी हमने कौन सा स्टेट लिया? गैसियस। तो गैसियस में आप जानते हैं इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? वो है रुबिडियम, क्योंकि इसकी आईई सबसे कम है। तो गैसियस फॉर्म में रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल हम लोग किससे चेक करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। वेयर एज अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और कौन से फॉर्म में पूछा जाए? एक्वस फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। तो ध्यान रखें, एक्वस फॉर्म में केवल आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे आप रिड्यूसिंग नेचर नहीं बता सकते। एक्वस फॉर्म में रिड्यूसिंग नेचर के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो ग्रुप 1 में सबसे बढ़िया जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? लिथियम। तो एक्वस फॉर्म का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से सॉल्व करना होगा। सीरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ये सीरीज को, उससे आंसर आएगा लिथियम। चलिए मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
सेकेंड जो एप्लीकेशन देखा, उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन की बात करें, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। हम जानते हैं कि कोई भी मेटल है, जनरली मेटल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो रही है, तो कोई भी मेटल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जैसे सोडियम की मैंने बात करी थी कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 11 IE देने पर 11 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बट सोडियम जनरली हमें पता है कौन से फॉर्म में मिलता है, Na+। मैग्नीशियम Mg+1, Mg+2, Mg+3 कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Mg+2। तो क्या रीजन है कि कोई मेटल तो +1 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई +3 में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका रीजन हम लोग यहां पर निकालते हैं और वो रीजन निकल के आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस के बेस पे। देखिए, इफ द एलिमेंट, ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज greater than or equal to 16 electron volt, then its lower oxidation state is stable। ध्यान सुनना, एक मेटल है, उसके लिए ये हमने IE1 की वैल्यू बोली, IE2 की वैल्यू बोली, IE3 की वैल्यू बोली। तो हमें जब ये निकालना है तो हमें कौन सी IE लेनी है बेटा, सक्सेसिव IE लेनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं, क्या ये दोनों सक्सेसिव है? यस। या 2 और 3 की बात करूं तो क्या ये सक्सेसिव है? यस। तो हम हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या चेक करेंगे, सक्सेसिव IE का गैप। अब जो डेल्टा IE निकल के आया है सक्सेसिव, सपोज मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं, सपोज मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा IE क्या हो जाएगा, IE2 माइनस IE1 सक्सेसिव। क्योंकि सक्सेसिव IE बढ़ती है तो IE2 का वैल्यू मोर होगा और IE1 का वैल्यू कम होगा, तो आपका आंसर पॉजिटिव आ गया। अब आपको I1 और I2 का वैल्यू गिवन रहेगा ऑलरेडी प्रॉब्लम में, और ये वैल्यू निकालने पर अगर वैल्यू का डिफरेंस जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा या बराबर आता है, तो इस केस में IE1 और IE2 में आपको यहां दे रखा है कौन सा स्टेट स्टेबल होगा, लोअर। इसका मतलब है I1 के करस्पॉन्डिंग जो मेटल है उसका स्टेट क्या बनेगा, M+। I2 के करस्पॉन्डिंगली क्या बनेगा, M+2, और I3 के करस्पॉन्डिंगली जो उस पर चार्ज आएगा वो कितना आएगा, +3। तो लोअर स्टेट, ऐसा होने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, और 1 और 2 में से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, 1। तो इस केस में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, M+। एक और पॉइंट आता है, ठीक है, उस पर भी बात कर रहा हूं मैं, पहले आपको कंडीशन समझा रहा हूं। सपोज एक मेटल है, I1 देने पर उस पर M+ आएगा, देने के बाद +1 एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। I2 देने के बाद उस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, M+2 आ जाएगा। अब अगर I1 और I2 जो सक्सेसिव IE है, इसका गैप कम है, तो बताओ नीचे से ऊपर जाना आसान होगा या मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि गैप कम है तो जंप करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। तो जब भी सक्सेसिव IE का गैप 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है तो ऊपर जाना आसान हो जाता है, यहां से यहां जाना आसान होता है, क्योंकि गैप कम है और इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन अगर दो सक्सेसिव IE का गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है, मतलब डिफरेंस 11 के कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और वही हो रहा है, क्योंकि यहां पर गैप 16 से ज्यादा है और गैप ज्यादा है तो यहां पहुंचना मुश्किल है, नीचे ही रह जाएगा। तो कौन सा स्टेट स्टेबल हो जाएगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिएगा, और सेकेंड जो पॉइंट आता है यहां पर, उसकी भी बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जैसे सोडियम की हम बात करते हैं, हमें पता है Na+ ज्यादा स्टेबल है, तो सोडियम के लिए जब IE1 का वैल्यू देखा गया और IE2 का वैल्यू देखा गया और दोनों का डिफरेंस निकाला गया, तो वो डिफरेंस कितना मिला, डिफरेंस वाज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 1 और 2 में डिफरेंस 16 से ज्यादा है तो बेटा नीचे ही रह जाएगा, ऊपर जा नहीं पाएगा, और इसीलिए लोअर स्टेट कौन सी हो जाएगी, IE1 वाली। और IE1 देने पर कितना चार्ज आ जाएगा, +1, इट विल बी मोर स्टेबल। सिमिलरली इफ द डिफरेंस इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा इस केस में अगर गैप कम है तो ऊपर जाना आसान, मतलब +2 में जाना आसान हो जाएगा। और इसी का एक एग्जांपल हम मैग्नीशियम के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि जब मैग्नीशियम का IE1 और मैग्नीशियम का IE2 का गैप निकाला गया, IE1 और IE2 का डिफरेंस देखा गया, सक्सेसिव लेना है, ध्यान रखिएगा, इसका डिफरेंस निकाला गया तो ये डिफरेंस 11 से कम आया, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो आसानी से +2 में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है।
टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट में, तो कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लोअर वैल्यूज ऑफ आईपी बिफोर फर्स्ट हाईएस्ट जंप। इसी पॉइंट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, गैप नंबर हैविंग हाईएस्ट जंप, गैप नंबर हैविंग हाईएस्ट जंप। क्या मीनिंग है बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है आपको? कोई एलिमेंट होगा और उसके सक्सेसिव आईई दे रखे हैं आपको, तो आपको क्या देखना है? उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब कैसे डिटरमाइन करते हैं देखिएगा तरीका। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट जो पॉइंट है, 19 से 27 गए, ये सक्सेसिव आई का गैप नंबर 1 है। ठीक है, यहां से यहां गए गैप नंबर 2 है, यहां से यहां गए गैप नंबर 3 है, और यहां से यहां गए गैप नंबर 4 है। इन चारों गैप्स को देखो, जो सडन जंप आ रहा है, हाईएस्ट जंप आ रहा है, बिगेस्ट जंप आ रहा है, लार्जेस्ट जंप आ रहा है, वो कौन से गैप में आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो कौन से गैप में आ रहा है बेटा? फोर्थ वाले गैप में, फोर्थ वाले गैप में। तो ये जो गैप नंबर है, गैप नंबर कौन सा आ गया? 4। ये जो पी वाला सक्सेसिव आई का वैल्यू है, ये ऐसे एलिमेंट को बिलोंग कर रहा होगा जिसके वैलेंस शेल में, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में होते हैं बेटा? याद करिए, कार्बन फैमिली में होते हैं। कार्बन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP2। NH शेल में, आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। तो ये P का जो मैच है, ये किसके साथ हो जाता है? D के साथ। आगे देखें, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। हाईएस्ट सडन जंप, बिगेस्ट सडन जंप, गैप नंबर देखना है बेटे। यहां से 16 से 28 गए फर्स्ट गैप, 28 से 34 गए सेकंड गैप, और 34 से 260 गए थर्ड गैप। सबसे बड़ा जंप आप खुद देख सकते हैं कहां पर आ रहा है? इस जगह पर आ रहा है। और ये गैप नंबर 1, ये गैप नंबर 2 और ये गैप नंबर 3। गैप नंबर 3 मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? बोरॉन फैमिली के। और बोरॉन फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज NH2 NP1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो 18 से 26 गैप नंबर 1, 26 से 230 गैप नंबर 2, और 230 से 250 गैप नंबर 3। बट बिगेस्ट जंप देखिए कहां आ रहा है? 26 से 230 जा रहा है। ये सबसे बड़ा जंप है। और ये गैप नंबर 1 के बाद कौन सा गैप है? गैप नंबर 2। गैप नंबर 2 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से एलिमेंट्स के होते हैं? एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2। सिमिलरली लास्ट वाला केस अगर मैं देखूं तो एक ही ऑप्शन बच रहा, वो होगा दिस इज गैप नंबर 1, दिस इज गैप नंबर 2, दिस इज गैप नंबर 3। बिगेस्ट जंप जो आ रहा है वो आपको गैप नंबर 1 में दिखेगा, ऑब्वियसली वैल्यू के बेसिस पे, और वो NS1 अल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इन एप्लीकेशंस के बाद कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। लास्ट क्लास में जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो मैंने बोला टाइप्स होते हैं अलग अलग, सेम पीरियड सेम ग्रुप, 2 एडजेसेंट पीरियड 2 एडजेसेंट ग्रुप पी ब्लॉक में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। अब एक और टाइप का क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, और वो है रैंडम एलिमेंट्स। रैंडम एलिमेंट मतलब सेम पीरियड ना हो, ग्रुप ना हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ना हो, डिफरेंट स्पीशीज ना हो, और 2 एडजेसेंट पीरियड 2 एडजेसेंट ग्रुप ना हो, कहीं का कोई भी एलिमेंट ले लिया, रैंडम एलिमेंट ले लिया। तो अब ये देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ये रैंडम वाले केसेस है। जब भी रैंडम वाले केसेस में क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे अप्रोच करना है, उसके लिए एक बेसिक फंडा आपको दे रहा हूं कि बेटा आईई का जो वैल्यू ऑफ आई का जो ऑर्डर होता है, 3 तरह के एलिमेंट्स हमें मिलते हैं पीरियोडिक टेबल में। हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया हुआ है, और वहां मैंने बालिका सीता गीता आपको ये पॉइंट भी बताया था, याद करें, ठीक है ना। मेटल्स इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं तो उनका आईई कम, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन मुश्किल से लूज करते हैं तो उनका आईई ज्यादा। ये एक जनरल ट्रेंड है और ये बहुत काम आएगा आपको इस तरह के क्वेश्चंस में। आप देखिए फर्स्ट वाला केस देखिए, फर्स्ट वाले केस में आपको कौन दिया? बोरॉन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। अब आपको यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है और कौन सा एलिमेंट मेटलॉइड है। अगर आपने यह पहचान लिया काम आसान।
हम लोग जानते हैं वो जो जिगजैग बालिका सीता गीता, तो मैंने बोला था एनसीईआरटी में बोरॉन को नॉन मेटल दिया गया है, बट बोरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज मेटलॉइड से मैच करती है, तो यहां पर बोरॉन हमारा क्या हो गया बेटा, मेटलॉइड, और बाकी ये तीनों क्या होते हैं, नॉन मेटल। अब मेटलॉइड और नॉन मेटल में इस ट्रेंड को देखो, मेटलॉइड और नॉन मेटल में कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो मेटलॉइड का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम ड्यू टू इट्स मेटलॉइडिक कैरेक्टर, और बाकी तीनों का आयनाइजेशन एनर्जी मेटलॉइड से ज्यादा। पर बाकी तीनों नॉन मेटल्स में कैसे कंपेयर करूं, तो तीनों की पोजीशन देखिए पीरियोडिक टेबल में बेटा, फास्फोरस, ठीक है, सल्फर, और यहां आएगा फ्लोरीन। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये ग्रुप नंबर 15, ये ग्रुप नंबर 16 और ये ग्रुप नंबर 17। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो यस, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उसकी आईई सबसे ज्यादा, तो यहां पर आ गया फ्लोरीन। अब बचे हुए जो दो एलिमेंट है, फास्फोरस और सल्फर, इनको देखें, लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसका ज्यादा, सल्फर का। लेकिन ध्यान रखना, क्या फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन 3p3 होता है, यस, और सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 3p4 होता है, यस, और क्या p3p4 सेम पीरियड के p3p4 में एक्सचेंज होता है या नहीं होता है, होता है। तो बेटा लेफ्ट टू राइट वैसे तो सल्फर की आई ज्यादा होनी थी, बट ड्यू टू एक्सचेंज फास्फोरस की आई क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो बेटा जो ऑर्डर बन के आ जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो ये है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर, आर्गन, ठीक है। अब इसमें से जब मैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सल्फर और आर्गन की बात करता हूं, ये सारे एलिमेंट देखिए, चारों एलिमेंट ना तो सेम पीरियड के हैं, ना सेम ग्रुप के हैं, ना दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप के हैं, मतलब ये रैंडम केस है। जब भी रैंडम केस आ जाए, तरीका मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस पहचानिए, सल्फर और आर्गन हम लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, नॉन मेटल, और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, मेटल। तो इतना तो हमें पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो नॉन मेटल्स की ज्यादा और मेटल्स की कम। तो नॉन मेटल की आई ज्यादा, मेटल की आई कम। अब मेटल को आपस में कंपेयर कर लो, तो बेटा क्या कैल्शियम और स्ट्रोंशियम सेम ग्रुप के हैं या नहीं है, और ये ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, आई कम हो जाती है, मतलब कैल्शियम का आई ज्यादा और स्ट्रोंशियम का आई कम, तो स्ट्रोंशियम कम, उससे ज्यादा कैल्शियम हो जाएगा। और सल्फर, आर्गन, क्या सल्फर और आर्गन सेम पीरियड के हैं या नहीं है, तो है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आईई बढ़ती है। एक्सचेंज का भी ध्यान रखिएगा, ये 3p4 है सल्फर और ये 3p6 है। क्या p4 p6 में कोई एक्सचेंज होता है, नहीं, तो वैसे भी नोबल गैस है, हम जानते हैं उसका आई ज्यादा होगा, तो सल्फर और आर्गन। तो ये ऑर्डर आ जाता है यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी का। इन केसेस में आप शेल नंबर, Z इफेक्टिव, ये काम नहीं आएगा, ये मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल से आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि शेल नंबर वाला जो फैक्टर होता है, अगर आप उससे सॉल्व करने जाएंगे तो वो शेल नंबर जनरली एप्लीकेबल होता है सेम ग्रुप के लिए या दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप के लिए इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जहां से जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में ईए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट में ईजीई या फिर डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी एंड ईजी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था बेटा, ध्यान सुनना। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोग किसका फॉर्मेशन कर रहे थे, जनरली कैटायंस का, हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अट्रैक्शन को तोड़ना था। तो जब अट्रैक्शन को तोड़ना था तो आपने एनर्जी दी, जनरली वो एंडो प्रोसेस था। यहां पर रिवर्स होगा, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं मतलब न्यूट्रल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे तो क्या बनेगा, एनायन। तो यहां पर जनरली हम एनायन के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उसको अट्रैक्ट करने का काम कौन करेगा, एटम का न्यूक्लियस। तो ध्यान से सुनना, जब जब लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, आगे भी काम आएगा। जब जब अट्रैक्शन होगा, क्या बोला मैंने, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। क्या बोला मैंने, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जनरली जब क्वेश्चन आते हैं
तो लैंग्वेज में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है आपको। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव, मोर पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, इस तरह से कंफ्यूज करता है लैंग्वेज के फॉर्म में। बहुत इजी टॉपिक है, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर करने के बाद उसको रिलेट करवा दूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं। पहले जो भी है डेफिनेशन की बात करें अगर, तो आप देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इंडिविजुअल एटम है, उसके अंदर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं तो बेटा एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में केवल रिलीज्ड एनर्जी को लिया जाता है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को नहीं लिया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब बात करेंगे, की कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब बात करें तो कोई भी एटम है तो दो तरह के एटम्स मिलेंगे बेटा नेचर में। ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट करना चाहेंगे, और ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहेंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है, या फिर दूसरा ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन, लव। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है या लव दिखा रहा है, तो ईए को मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना बोल के मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। क्या बोलूंगा बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। इसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है, मतलब इसका ईए है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब इसका ईए नहीं है। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है तो इसका ईए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका ईए पॉजिटिव है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है और ज्यादा ही अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है या ज्यादा है? दो एटम है, ए ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है, एटम बी ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है, दोनों अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, बट एक के कंपैरिजन में बी ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जितना ज्यादा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को ही क्या बोला मैंने? ईए। तो अगर किसी का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, तो बेटा हम बोलेंगे मोर पॉजिटिव ईए। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, तो हम बोलेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। कई जगह पर जीरो या नेगेटिव लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ध्यान रखें, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? ईए इज जीरो। मैंने कई जगह पर नेगेटिव भी लिखा है, पर साथ में जीरो मेंशन्ड है। नेगेटिव जनरली हम बोलते नहीं है, हम लोग ईए, अट्रैक्शन या तो होगा या नहीं होगा, नेगेटिव अट्रैक्शन की कोई बात नहीं होगी। ठीक है। अब कौन से केसेस हैं? जब हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, तो जनरली ज्यादातर एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादातर पीरियोडिक टेबल के एटम्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, बीइंग अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। लेकिन तीन केसेस, कितने केसेस? तीन केसेस। यहां पर जो एटम, तीन केसेस आते हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं, वो तीन केसेस कौन से होंगे? तो बेटा ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होंगे। कौन से एलिमेंट्स? ग्रुप 18 नोबल गैसेस। समझ में आ गया होगा रीजन, इनका स्टेबल फुलफिल्ड आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं। NS2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल फुलफिल्ड सब शेल है उनका, इसलिए वो भी इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं। और
नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन, ध्यान रखिएगा, यहां ग्रुप 18 ग्रुप 2 लिखा है, लेकिन यहां सिर्फ नाइट्रोजन है, ग्रुप 15 नहीं। नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड सबशेल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी बाकियों के कंपैरिजन में कम है, और बीइंग स्मॉलर इन साइज, वो दोनों इफेक्ट, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और स्मॉल साइज, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये आता है कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट नहीं करता। अब एक बात बताओ, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। और बेटा इस केस में एटम के लिए अट्रैक्शन नहीं है, इन तीन केसेस में इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, नोबल गैस का एटम है, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास मंडरा रहा है, पर यह एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यह स्टेबल है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है और मुझे इसका एनायन बनाना है, मुझे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती इसमें एंटर कराना है, तो बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली जबरदस्ती एंटर कराओगे तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और आप बाहर से एनर्जी दोगे मतलब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है इस प्रोसेस में। अब आप देखिए, जब Ea पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन है, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, जब जब अट्रैक्शन नहीं होगा जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। अगर एनर्जी रिलीज हुई तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच एंथैल्पी, डेल्टा एच एंथैल्पी का साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। और एंडो के लिए डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अब क्या निकला रीजन, या क्या कंडीशन निकल के आई, कंक्लूजन क्या निकल के आया कि न्यूट्रल एटम में दो पॉसिबिलिटीज है। पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जब जब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है तो हम क्या बोलेंगे? Ea है, और ये होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव। एनर्जी रिलीज हुई तो प्रोसेस कैसा? एक्सो। तो बेटा जब Ea पॉजिटिव है तो डेल्टा HEG नेगेटिव है। आप देखो साइन रिवर्स आ रहे हैं, Ea पॉजिटिव तो डेल्टा HEG नेगेटिव। और इसी के रिवर्स कंडीशन की बात करें, तीन केसेस ऐसे, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 2 और केवल नाइट्रोजन, ये वो एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को आपने जबरदस्ती एंटर कराया तो आपको फोर्सफुली एंटर कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी दी तो उसने खुद तो अट्रैक्ट नहीं किया, खुद अट्रैक्ट नहीं किया तो उसका Ea क्या हो गया? जीरो। नेगेटिव नहीं बोलेंगे, जो लिटरेचर में आपको टर्म मिलता है वो जीरो मिलता है। नेगेटिव बोल रहा हूं समझाने के लिए, बट अगर उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा तो उसका Ea जीरो। जब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली एंटर कराया, एनर्जी एब्जॉर्ब तो एंडो तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव। कब डेल्टा एच पॉजिटिव आया? जब Ea जीरो था या फिर नेगेटिव था। तो डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव बोल रहा हूं, नेगेटिव का मतलब जीरो है, ठीक है ना। तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मतलब साइन कन्वेंशन कैसा मिल रहा है? रिवर्स। पूरा कॉन्सेप्ट यही है। एक बार ये सारी चीजें इरेज करके वापस से आ रहे हैं। तो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है तो उसका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है तो जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और वही रिलीज होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिएगा इक्वेशन, एक एटम लिया X, ये जनरल कंडीशन है। ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन को छोड़कर मैक्सिमम एटम इलेक्ट्रॉन को, मैक्सिमम न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो एनायन का फॉर्मेशन होगा, और इस केस में प्रोडक्ट साइड में एनर्जी रिलीज होगी। और जब जब एनर्जी रिलीज होगी उस रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और साइन देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज उसको क्या मान लेंगे? जीरो। आगे देखिए, खास बात जो अभी समझा चुका हूं, जब आप न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल गैसियस एटम की ही बात हो रही है, ठीक है ना, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो अभी मैंने आपको समझाया था दो कंडीशन है। ज्यादातर एटम्स पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ज्यादातर एटम इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन दिखा रहे हैं तो
तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाना मतलब ये है, और ये होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम इज जनरली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैक्सिमम केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूट्रल एटम में एक्सो होगा, क्योंकि एटम खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। केवल 3 केस, बट इन केस ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 2 एंड नाइट्रोजन, इन केसेस में न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन खुद ऐड नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती फोर्सफुली एंटर कराना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर फोर्सफुली एंटर कराओगे तो आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। इनका खुद का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होता है, 0। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाते हैं 0, और फर्स्ट वाले केस के लिए इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है, इसलिए पॉजिटिव। इस 0 को नेगेटिव भी बोला जा सकता है, बट साइन कन्वेंशन में 0 ही लिखते हैं, अट्रैक्शन नहीं है, 0 है। और इस केस में आपने बाहर से एनर्जी दी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। अब सुने खास बात, इन केसेस में जनरली एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाएगा। बहुत सारे एटम्स हैं, इन 3 केसेस को छोड़कर मैक्सिमम एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखाते हैं। अगर ए और बी की मैंने बात करी थी, अगर एटम इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन दिखा रहा है, तो ये ज्यादा होगा। तो नेट अट्रैक्शन ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा ईए, और ईए किसको बोलते हैं, रिलीज्ड एनर्जी को। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, ईए हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए अब हमने ये बात कर ली कि मैक्सिमम केसेस में तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन 3 केसेस, ग्रुप 18, ग्रुप 2, नाइट्रोजन, जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ रहा था, उसकी बात कर रहे हैं कि तीनों में इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी, पर तीनों में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसमें थोड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कोई ऐसा होगा जिसमें थोड़ा और डिफिकल्ट रहा होगा, और तीनों में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन। तो उस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देखिएगा। ऑर्डर ऑफ ईए, हमने जो भी एलिमेंट्स लिए हैं वो सेकंड पीरियड के लिए हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि जब सेम पीरियड की बात करते हैं तो जनरली क्वेश्चन सेकंड या थर्ड पीरियड का आता है, और ईए में आज तक की हिस्ट्री है कि एग्जाम में केवल सेकंड पीरियड का ही क्वेश्चन आया, तो हम उसी का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। देखिए ग्रुप 18, ग्रुप 2, नाइट्रोजन। ग्रुप 18 का मेंबर कौन है बेटा, नियॉन, सेकेंड पीरियड में। ग्रुप 2 का मेंबर कौन है, बेरिलियम और नाइट्रोजन। कॉन्फिगरेशन वाइज लेफ्ट टू राइट अरेंज कर दिया। क्या ये नियॉन का जो कॉन्फिगरेशन है 2p6, क्या ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है, तो है। और ये फुलफिल्ड क्या है बेटा, फुलफिल्ड शेल है, ठीक है। फुलफिल्ड शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल, ऑक्टेट अगर किसी का कंप्लीट है तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। S2 और P3 ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ये दोनों फुलफिल्ड शेल नहीं है, ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल है। इसका अगर हम देखें तो ये फुलफिल्ड है लेकिन फुलफिल्ड शेल नहीं है, क्या है बेटा, फुलफिल्ड सबशेल। और इसको आप देखो तो ये क्या है, हाफ फिल्ड, लेकिन हाफ फिल्ड शेल या हाफ फिल्ड सबशेल, तो ये है हाफ फिल्ड सबशेल। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, नियॉन, उससे कम स्टेबल फुलफिल्ड वाला रहेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, किससे, नियॉन से, पर नाइट्रोजन के कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी 3 टाइम्स दिखा रखा है, 2 टाइम्स दिखा रखा है, रिप्रेजेंटेशन है, और इसका स्टेबिलिटी तीनों में सबसे कम होगा, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्यों गेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्टेबल थे, पर तीनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि नियॉन आसानी से, बिल्कुल तीनों में सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन का एडिशन नियॉन में। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए नियॉन में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और अगर नियॉन इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल ही अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, तो जब मैं EA का ऑर्डर बनाऊंगा, EA का ऑर्डर बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है बट मैं फिर से लिख दे रहा हूं, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तीनों में सबसे कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है। इन दोनों में से, बेरिलियम और नियॉन में से ज्यादा स्टेबल कौन है, बेरिलियम। तो दोनों के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा,
तो बेरिलियम का अट्रैक्शन कम, और तीनों में सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है ना, वो कौन होगा? नाइट्रोजन। और तीनों में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, फोर्सफुली आपको इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ा, तो इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ी, और एनर्जी देनी पड़ी तो इनका प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। चलिए, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग आ रहे हैं, मैंने बोला था सारे पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। अब हम इसी में रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन को, दो बातें हो सकती है, या तो एटम खुद अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। करेगा वाले केस में ज्यादातर एटम्स, नहीं करेगा वाले केस में ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन। जब एटम खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ईए। अगर अट्रैक्शन है तो ईए पॉजिटिव, अगर अट्रैक्शन नहीं है तो फोर्सफुली एंटर कराना पड़ेगा, मतलब खुद का ईए 0 या नेगेटिव। अगर अट्रैक्शन हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो बेटा ईए पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा HEG नेगेटिव था, और यहां ईए जब 0 था, फोर्सफुली एंटर करा, ईए 0 था या नेगेटिव था, तो डेल्टा HEG पॉजिटिव, क्योंकि एंडो प्रोसेस हुआ। तो साइन कन्वेंशन रिवर्स होता है जनरली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या? द टोटल एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो प्रोसेस था, उसमें जो टोटल एंथैल्पी चेंज आता है, उस एंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HEG। अब दो पॉइंट्स बताए। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन के एडिशन की बात कर रहा हूं न्यूट्रल एटम में। जनरली एटम्स इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट करेंगे, खुद अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हुई तो प्रोसेस कैसा हो गया? एक्सो। अगर एक्सो है, एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी क्यों रिलीज हुई है? एटम ने इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट करा है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ईए पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से डेल्टा HEG नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन देखें, प्लस और माइनस। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, मोर पॉजिटिव विल बी द ईए, और क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो मोर नेगेटिव विल बी दी डेल्टा HEG। सेकेंड कंडीशन, 3 केसेस, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, ये वो केस है जहां पर इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली एंटर कराना पड़ा। फोर्सफुली एंटर कराना पड़ा तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, मतलब प्रोसेस कैसा हो गया? एंडो। और इन केसेस में क्या ये इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट करते थे? नहीं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा ही नहीं रहे हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0। नेगेटिव मैंने लिख दिया ताकि साइन समझने में आसानी रहे, हम लोग 0 ही लेकर चलेंगे। अगर एंडो हुआ तो डेल्टा HEG क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए जिसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्सफुली, तो इसका मतलब है उसका ईए क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव। लेके 0 ही चलेंगे सबके लिए, बट साइन कन्वेंशन समझाने के लिए बोल रहा हूं। मोर नेगेटिव ईए अगर हुआ तो डेल्टा HEG विल बी मोर पॉजिटिव, मतलब जिसमें जितना ज्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसका डेल्टा HEG उतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, अब ये कंडीशन बता रहा हूं क्योंकि मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं, ईए पॉजिटिव, ईए 0, मोर नेगेटिव, मोर पॉजिटिव, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दो कंडीशन बताइए आपको, या तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा। इफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, दैट मीन्स एटम इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा है, जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा तो जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अगर एटम का इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ईए। अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो ईए इज मोर पॉजिटिव, और अगर ईए इज मोर पॉजिटिव तो डेल्टा HEG इज मोर नेगेटिव। तो अगर इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? एक ही क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स बनेंगे। अगर किसी 4 ऑप्शन है, उनमें से एक केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ऐड हो रहा है, तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इजी, उसका अलग लैंग्वेज क्या बनाएगा? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, या इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ईए इज मोस्ट पॉजिटिव, या फिर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा HEG मोस्ट नेगेटिव। सारे क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, सबका आंसर भी सेम ही होगा। सेकेंड कंडीशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इन द सेंस
आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, मैं उस केस को लेके चल रहा हूं। तो अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, फोर्सफुली एंटर कराना, इसका मतलब अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन नहीं है, इट्स नॉट प्रेजेंट देयर। अगर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज नॉट देयर, देन मोर एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड, आपको बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना पड़ेगा। अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो प्रोसेस मोर एंडो होगा, और मोर एंडो होगा तो डेल्टा एचईजी क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के लिए जब अट्रैक्शन है ही नहीं तो ईए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो या फिर मोर नेगेटिव। साइन कन्वेंशन समझाने के लिए तो यह कंडीशन बनती है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन इसके ऊपर देख रहे हैं। पहला, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। अब आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो डेल्टा एचईजी के बारे में पूछा हो या ईए के बारे में पूछा हो, आप उसे ईए के टर्म्स में समझ ले, क्योंकि ईए में आपको क्या फायदा मिलता है, आपको समझ में आ जाएगा ईए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है या नहीं है, तो आप उससे बेसिकली सॉल्व करें। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम, ठीक है, आप देखिए। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट एंडोथर्मिक। मोस्ट एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम, बात वही है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट डिफिकल्ट। आप देखो चारों ऑप्शन में आपको हर जगह दिख रहा है कि हम न्यूट्रल गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये ईए का क्वेश्चन हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन एडिशन आसानी से हो रहा है या डिफिकल्टी से हो रहा है, डिफिकल्टी से। और ये डिफिकल्टी कहां पर आती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा। कहां नहीं होता है, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन देखो, क्या नाइट्रोजन उस केस में है जहां इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफिकल्ट होता है, यस। क्या बेरिलियम ग्रुप 2 का मेंबर है, यस। क्या नियॉन ग्रुप 18 का मेंबर है, यस। क्या ऑक्सीजन उनमें से आता है, नहीं। तो ऑक्सीजन, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, इन तीनों को छोड़कर बाकी किसी एटम में तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन एडिशन डिफिकल्ट, लेकिन तीनों में से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन किसमें होता है, ग्रुप 18 में, नोबल गैसेस में, क्योंकि इसका स्टेबल फुलफिल्ड शेल था। तो आप देखिए, मोस्ट डिफिकल्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन नियॉन। उससे कम डिफिकल्ट, अभी बताया था ऑर्डर, कौन हो जाएगा, बेरिलियम। उससे कम डिफिकल्ट नाइट्रोजन, एंड मोस्ट इजी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इन ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, रिवर्स इसका। फॉर विच, अभी हम लोग ईए की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एडिशन की बात करेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एनर्जी रिलीज इज मैक्सिमम। एनर्जी कब रिलीज होगी, जब जब अट्रैक्शन होगा। तो एनर्जी रिलीज मैक्सिमम कब होगी, जब अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम होगा। तो दूसरा लैंग्वेज इसका क्या बनेगा, अगर एनर्जी रिलीज मैक्सिमम है तो ईए ज्यादा पॉजिटिव होगा, और ईए जितना ज्यादा पॉजिटिव, डेल्टा एचईजी उतना ज्यादा नेगेटिव। देखिए चारों वही ऑप्शन है, और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियॉन, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, ये तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सबसे इजीली कौन अट्रैक्ट करेगा, रिमेनिंग केसेस जो इन 3 केस के अलावा आते हैं, और ऑक्सीजन उनमें से नॉर्मल एलिमेंट्स में से है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। सक्सेसिव ईए, ध्यान से देखिए, जैसे हमने सक्सेसिव आईई की बात करी थी, वन आफ्टर द अदर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, यहां पर वन आफ्टर द अदर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। आईई में आई1, आई2 की बात करी थी, वैसे ईए या डेल्टा एचईजी में भी हम EA1 और EA2 की बात करेंगे मेनली, या डेल्टा एचईजी1, डेल्टा एचईजी2 की बात करेंगे। पहली कंडीशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, EA1 बोलूं या डेल्टा एचईजी1 बोलूं, एक ही बात है ना, मैं EA के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं। इन जनरल हमने बात करी, न्यूट्रल एटम जब होता है तो न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन है, वो दो तरह का हो सकता है। जनरली मैक्सिमम एटम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम केसेस में जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी एक्सो, और इन 3 केसेस में आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी तो ये एंडो। इक्वेशन आपके सामने है, न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा, ठीक है, ये प्रोसेस जनरली एक्सो, जनरली अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज, बट 3 केसेस में ये एंडो हो जाएगा। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है सेकेंड पॉइंट जो सक्सेसिव वाला है, दैट इज सेकेंड ईए। सेकेंड ईए मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करा रहे हैं, दैट इज डेल्टा एचईजी2। ध्यान से सुनिएगा, पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंडो या एक्सो कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस पे। लेकिन न्यूट्रल एटम में जब भी आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो प्रोसेस ऑलवेज, ध्यान से सीखें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, जनरल बात चलती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों हुआ ऐसा देखिए,
जब आपने न्यूट्रल एटम में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा था तो क्या बन गया था X माइनस, और जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड करोगे न्यूट्रल में या X माइनस में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बेटा इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव चार्ज, क्या दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है? यस। और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। तो X माइनस पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद X माइनस बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करा रहे हो तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव दूर जाएंगे, रिपेल करेंगे। और फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती एंटर कराना है, तो जब जब आपको बाहर से जबरदस्ती करनी पड़ी या एनर्जी देनी पड़ी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो इट विल बी ऑलवेज एंडो। इवन इसके बाद अगर आपको इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना X-3 या एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना X-4, तो बेटा माइनस तो आ ही चुका है और इलेक्ट्रॉन पे खुद माइनस है, तो जब जब आप इसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, मतलब 3 माइनस 4 माइनस है, डेल्टा HEG2 के बाद डेल्टा HEG3 4 5 सारे प्रोसेस एंडो होंगे एंड मोर एंडो बनते जाएंगे, क्योंकि चार्ज बढ़ता जाएगा, रिपल्शन बढ़ता जाएगा, उसको ऐड कराने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए इसको फोकस कर रहे हैं, ध्यान से देखें। ऑक्सीजन है, न्यूट्रल ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करा, O माइनस बना। पहले इलेक्ट्रॉन के एडिशन का प्रोसेस एंडो एक्सो कैसा भी हो सकता है। ऑक्सीजन ना तो ग्रुप 18 है, ना ग्रुप 2 है, ना नाइट्रोजन है, तो ये खुद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खुद अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो बेटा डेल्टा HEG का साइन नेगेटिव आएगा, उसका वैल्यू आपको दे रखा -141। O माइनस बन गया तो O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो बेटा इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपल्शन के बाद जो O-2 बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती ऐड कराया, एनर्जी दी, प्रोसेस एंडो के लिए साइन कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो यहां पर वैल्यू आपको दे रखी है। जब हम दोनों को कैंसल आउट करते, O माइनस से O माइनस काट दिया और ऐड किया, तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद O-2 बनता है। हम जानते हैं ऑक्साइड आयन O-2 होता है। इसमें जो ओवरऑल एनर्जी का चेंज आया वो देखिए, तो सॉल्व करने पर +603 आया, प्लस साइन, डेल्टा H का साइन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोसेस ओवरऑल कैसा हो जाएगा? एंडो। ये एक रिजल्ट हमने निकाला कि जब भी किसी न्यूट्रल एटम में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज ट्रू है, किसी न्यूट्रल एटम में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करके आप पॉली नेगेटिव एनायन बनाते हो, O-2, N-3, C-4, उसमें आपको भले वैल्यू पता हो या ना पता हो, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव या पॉली चार्ज्ड एनायन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। देखिए यहां पर कंडीशन लिखी हुई है, देखिए यहां पर कंडीशन लिखी हुई है। एक एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव या पॉली चार्ज एनायन लाइक O-2, आप देख रहे हो न्यूट्रल एटम पे 2 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, ये फॉर्मेशन ऑलवेज क्या होगा? एंडो। भले इनका फर्स्ट प्रोसेस एंडो रहा हो या एक्सो रहा हो, पर दूसरा तीसरा चौथा जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इतना ज्यादा एंडो होगा कि वो उस एक्सो के एनर्जी को कंपनसेट कर देगा और ओवरऑल प्रोसेस क्या बन जाएगा? एंडोथर्मिक। अभी हमने पॉली चार्ज्ड एनायन की बात करी, पॉली नेगेटिव एनायन की बात करी। अब उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। फॉर्मेशन ऑफ O-2 इज एंडोथर्मिक। क्या ये पॉली चार्ज एनायन है? यस। और पॉली चार्ज एनायन का फॉर्मेशन ऑलवेज एंडो होता है, ठीक है ना। बट मोस्टली MO कंटेन O-2 एनायन। MO का मतलब है मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, जहां पर मेटल पे जनरली +2 और O पे -2 है। अब MO में O-2 एनायन है, जबकि O-2 का फॉर्मेशन कैसा है? एंडो मतलब एनर्जी तो बढ़ गई। अगर एनर्जी बढ़ गई तो चीज क्या हो जानी चाहिए थी? अनस्टेबल। फिर भी O-2 बनता है, क्यों बनता है? तो उसका एक रीजन आपको दिया हुआ है, यहां पर चेक करेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज कंपनसेटेड। वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जिसकी वजह से ये एंडो हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, वो एनर्जी बाद में जाकर कहां कंपनसेट हो जाती है? लैटिस एनर्जी में। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। असर्शन और रीजन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, सही है। क्या होता है? O-2 बनने में आपने एनर्जी दी, या पॉली चार्ज एनायन बनने में आपने एनर्जी दी O-2, N-3, ये जब बनते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, तो ये अनस्टेबल दिख रहे हैं।
लेकिन जब M और O के बीच में अट्रैक्शन होगा तो बेटा जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज, तो वो जो एनर्जी यहां एब्जॉर्ब हुई थी ना, उसमें से मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद रिलीज हो जाता है, और नेट जो लास्ट में प्रोसेस बनती है अट्रैक्शन की वजह से, वो ऐसा होता है कि लास्ट में एनर्जी रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको पता है कि एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा, एनर्जी कंटेंट कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई एंडो एंड एक्सो। ये एक टाइप का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रोसेस एंडो है, कौन सा प्रोसेस एक्सो है। ध्यान से देखिएगा, पहला केस n से n माइनस। अब आप ध्यान दो, ये यहां पर कुछ भी नहीं दिया, मतलब हम गैसियस की बात कर रहे हैं बेटा ना, क्योंकि IE और EA हमारे सिलेबस में गैसियस के लिए डिफाइन है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। n से n माइनस बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है मतलब EA का क्वेश्चन बन गया। क्या नाइट्रोजन पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है? पॉली चार्ज नहीं है, मोनो चार्ज है, ये भी ध्यान रखें। किसी भी न्यूट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन दो तरह का हो सकता है, एंडो या एक्सो। क्या नाइट्रोजन ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन में से है? यस। और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली एंटर कराना पड़ता था। अगर आपने इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली एंटर कराया मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ी, और एनर्जी देनी पड़ी मतलब यह प्रोसेस एंडो हो जाएगा। सेकेंड केस देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको? S से S-2 बन रहा है। चेक करिए, क्या ये प्रोसेस अगेन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बेटा? यस। मतलब ये EA का केस है, डेल्टा HEG का केस है, पर इस बार न्यूट्रल से क्या बना रहा हूं? पॉली चार्ज एनायन, है ना। और पॉली चार्ज एनायन फॉर्मेशन अभी मैंने बोला था हमेशा कैसा हो जाएगा? एंडो। नेक्स्ट, O प्लस से O माइनस, अगेन O प्लस से O माइनस बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, मतलब EA की बात चलेगी। EA जनरली हम लोग ध्यान से सुनना, O से O माइनस बनने का प्रोसेस ये कैसा होता है? एक्सो। पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन एक्सो होगा, ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन को छोड़कर, और साथ में O प्लस से O बना होगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भी ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इन दोनों प्रोसेस को अगर मैं ऐड कर दूं तो आपको दिखेगा O प्लस, और ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है? O माइनस। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब ऐसा ना देखें कि ये पॉली चार्ज बन रहा है, पॉली चार्ज नहीं है, ये मोनो चार्ज है बेटा। O प्लस से O बन रहा है, ठीक है, ये तो एक्सो है। इस प्रोसेस की बात करें, क्या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है? यस। प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। तो बेटा जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ये प्रोसेस भी कैसा होगा? एक्सो। O प्लस किसी भी पॉजिटिव चार्ज आयन के पास जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ऑलवेज एनर्जी रिलीज होने वाली बेटा। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो ये भी एक्सो, ये भी एक्सो, तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, Na प्लस से Na, प्लस से न्यूट्रल पे जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। क्या प्लस वाला स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो बेटा पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सो हो जाएगा। लास्ट F से F माइनस, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एडिशन न्यूट्रल के लिए हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंडो या एक्सो में से कुछ हो सकता है। क्या ये ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन है? नहीं, मतलब ये नॉर्मल केस है, और नॉर्मल केस में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा तो जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक।